क्या पाकिस्तान को इंटेंशनली सैक्रिफाइस करा अमेरिका और ईरान ने इन दिस होल सीज फायर गेम? एंड मैं ईरान को भी बड़ा ध्यान से बोल रहा हूँ। बात करते हैं कर्नल आरएसएन सिंह से। सर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल सुबह से मैं तमाम टेलीविजन चैनल्स पे था और यही बताई जा रही थी कि कितना बड़ा काम पाकिस्तान ने किया। हमारे जो नेता जो कुछ थे विपक्ष के, उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जो है उसने वो डिप्लोमेटिक बाजी मार गया। हिंदुस्तान, मोदी साहब देखते रह गए, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, पूरी दुनिया के सामने इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गए। ये सारी बातें बताई जा रही थी कि देखो पाकिस्तान ने कितना बड़ा तीर मार लिया। लेकिन आपने तो देखा कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं एंड दिस सो कॉल्ड सीज फायर आदि इट लाइज इन टैटर्स। इट लाइज इन टैटर्स। तो कल भी मैं कह रहा था कि ये इसको मेडिएशन, ये शब्द को गाली मत दे। मेडिएशन शब्द को, ना तो पाकिस्तान के पास वो स्टेचर है, इंटरनेशनल स्टेचर है, ना उसके पास वो डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, ना उसके पास क्रेडेंशियल्स है टू mediate into the most I would say the most critical conflict of 21st century. सर अगर वियतनाम अफगानिस्तान आप पूरा वो देख ले, वो भी थे, लेकिन इसका जो डायमेंशंस जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट का, इज फार लार्जर देन दैट ऑल्सो। तो उसमें पाकिस्तान, मतलब कब से उसको इतना ऐसा स्टेचर हो गया भाई कि वो शियाज और जूस के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में, ठीक है ना, इजराइल इज ए जूइश कंट्री, ईरान इज ए शिया कंट्री, यूएसए इज बेसिकली ए क्रिश्चियन कंट्री। तो सिविलाइजेशनल वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। उसके बीच में ये भाई साहब जो खुद इंडिया से कार्व आउट हुए, मतलब इनको अलग किया गया, वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि मतलब ये सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को वो उस पर वो मीडिएट करने लगे और उसकी बात सुन लेंगे लोग। कैन यू इमेजिन? एक जिहादी कंट्री, एक इम्पोवरिश्ड कंट्री, खाने को खाना नहीं है, स्पॉन्सर ऑफ टेरर, और उसको आपने इतना बड़ा उसको मतलब बना दिया, तो ये तो पंक्चर तो होना ही था। तो ये बताइए कि ये जो स्पॉन्सर ऑफ टेरर जो है, इसको कौन सीरियसली लेता है दुनिया में? तो मैं कल भी कह रहा था, आपसे भी बातचीत हुई थी मेरी इस संदर्भ में, तो हमारा तो यही असेसमेंट था कि भैया ये केवल एक फैसिलिटेटर है और जो कि मैसेंजर का काम कर रहा है, एंड फैसिलिटेटर बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिक लोकेशन, बिकॉज इट बॉर्डर्स ईरान। 900 किलोमीटर की इसकी ऑलमोस्ट इसका बॉर्डर है ईरान के साथ, उतने ही इसके बॉर्डर, सॉरी उसके बॉर्डर चाइना के साथ है, और इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अरब वर्ल्ड ऑल्सो। उसने तो एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी, डिफेंस पैक्ट भी साइन कर रखा है सऊदी अरेबिया को। सो दैट इज वाई दे रियलाइज कि भैया ये देखो यार, ये क्या है, आई डोंट वांट टू यूज दैट एनी एडजेक्टिव, बट आप समझ लेंगे कि इसको यूज करो यार, ये मैसेंजर का काम करेगा। वो भी काम ये ठीक से नहीं कर सकता, वो भी काम ठीक से नहीं कर सका। अब आपको तो सब मालूम है कि अमेरिका का कभी तो क्लाइड स्टेट है, मुनीर को किस तरह से गति पे बैठाया गया वो सबको मालूम है। शहबाज शरीफ का वीजा भी आसिम मुनीर का क्या स्टेटस है वो सबको सबको मालूम है। तो एक क्लाइंट स्टेट कभी मीडिएटर हो सकता है सर?
अब आप बताओ कि इजराइल क्यों सीरियसली लेगा पाकिस्तान को? भैया पाकिस्तान को तो पैथोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है, ठीक है ना? क्योंकि वहां की जो मुस्लिम आवाम जो है वो तो दुश्मन मानती है उनको, यहूदियों को। और जितना कंसर्न, बाय द वे, इस पर कभी और चर्चा होगी, कि जो कंसर्न ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो था, वेपन्स प्रोग्राम पे, उतना ही कंसर्न इजरायलीज का पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी है। और अगर किसी आपके दर्शकों को मैं अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके धुरंधर देख लें, वो आखिरी सीन क्या होता है, कैसे न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचा जा रहा है पाकिस्तान को, ठीक है? तो ये टू मेडिएट बिटवीन ऑल दीज वेरियस ग्रुप्स, ठीक है ना, विच आई से इज अ काइंड आल्सो हैज सिविलाइजेशनल ओवरटोन्स। ये इसके औकात के बाहर की चीज है। इट वाज एन इम्पॉसिबल प्रोपोजिशन सर। अब एक और आया कल पाकिस्तान के साथ, उसमें एक वो भी आया कि चाइनीज ने भी, चाइनीज का एक अलग वो है, उनका अपना भी मसला है। एक तो मुनीर मियां ने सीपेक तो खत्म कर दिया, अमेरिकन ने खत्म करवा दिया उसको। दूसरा क्या हुआ है कि चाइनीज का अपना प्रॉब्लम है। दे हैव बीन द हार्डेस्ट हिट बाय दिस ऑयल क्राइसिस, वो वेस्ट एशिया को लेके, होर्मुज को लेके। वेनेजुला से इनका जो 4% ऑयल आता था वो बंद हो गया, 13-14% इधर से आता था, उसमें भी क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। तो हो सकता है कि दे मस्ट हैव देयर, दे मस्ट बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि भैया वो तेल, चाहे ये रेजीम रहे वो रेजीम रहे, तेल तो चाहिए ना। हाँ, तो दैट इज हाउ दे मस्ट हैव आल्सो पुट इन देयर बिट, टू ट्राई एंड resolve the crisis in the war in whatever way they could. So that was all that पाकिस्तान का रोल जो हुआ था। अब है क्या सर कि एक्चुअली जो वो ड्राफ्ट वर्ड है ना आदि, दैट इज अ बिग गिव अवे। अब वो ड्राफ्ट किसने लिखा है? अमेरिकन ने ये ड्राफ्ट बना के भेजा, हाँ, ईरानियंस ने बना के भेजा, बट दिस गाय वाज ट्राइंग टू बी क्लेवर बाय हाफ, ठीक है ना? तो ये देखिए, व्हाई द सीज फायर वॉज डूम्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डूम्ड था इसलिए सर कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कई पार्टीज हैं अभी, अफेक्टेड पार्टीज, डायरेक्ट अफेक्टेड पार्टीज, बेलिजरेंट्स, ईरान, इजराइल और ये यूएस। इसके अलावा गल्फ स्टेट्स, उनका भी बहुत हाई स्टेक्स है। अब उनका क्या कहना है कि हैविंग कम दस फार, आप इस ईरानियन थ्रेट के हर पहलू जो है इसके, उसको निर्णायक रूप से न क्रश इट इन अ डिसाइसिव मैनर वंस फॉर ऑल। अब है क्या ये थ्रेट? आइडियोलॉजिकल। आपके दर्शकों को बता दूं कि ये आईआरजीसी में कहीं ईरानियन वर्ड है क्या? इट इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है? सो इट इज बियॉन्ड ईरान, इट इज स्मैक्स ऑफ पैन इस्लाम आइडियोलॉजी, ठीक है? The very name IRGC, so it's not an Iranian armed force. वो रेजीम की अपनी आर्म फोर्स है, अपना बैक साइड बचाने के लिए, ठीक है ना? तो उनका ये कहना है कि भाई इसको कुचल दो आप,
कि ताकि मतलब ये फिनिक्स न बन जाए, फिर से दोबारा न खड़ा हो जाए। तो हैविंग कम दस फार से मेरा क्या मतलब है कि भाई सबसे पहले तो एक आदमी जो कि ये पूरा ये जहर चला रहा था, ये दहशतगर्दी का आइडियोलॉजी के नाम पे, खमेनाई, 35 साल चलाया उसने ये, जो कि हर सुबह कहता था डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। ठीक है सर, उसको मार दिया 35 साल। सो यू नो इट क्रिएट्स अ बिग वैक्यूम। पूरा जो ये था आपका हिजबुल्लाह का सीनियर लीडरशिप खत्म हो गया। हमास जो है मिलिटरीली नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है ना। हूतीज हैव बीन सर्कमस्क्राइब। ठीक है, उनका कोई इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं देखा गया। सेंट्रीफ्यूग्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। ठीक है, सारे जो इनके कमांडर्स थे वो मारे गए हैं। इनका इंटेलिजेंस का जो हेड था वो मारा गया है। इनके बैलिस्टिक मिसाइल जो इनका वो पूरा वो है सेटअप है, वो काफी हद तक ये डिग्रेड हो चुका है। तो इसलिए हैविंग कम दस फार, जैसे कि इसको हर इसके थ्रेट के हर फैसेट को क्रश कीजिए। और वो फैसेट्स क्या है? आइडियोलॉजिकल, जिसका मैंने बात किया, दैट इज शिया नेशनलिज्म, एंटी ज़ायनिज्म, न्यूक्लियर थ्रेट, terrorist proxy groups, and IRGC. These are some of the main components of the threat that they pose to the not only to Israel but the Gulf states as well. अब एक और पहलू मेरे दिमाग में आता है कि देखिए, एक सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या was the entire IRGC on board as far as ceasefire is concerned? क्योंकि मुझे लगता है कि डीकैपिटेशन के बाद और लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, द कम्युनिकेशन नेटवर्क इज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना सर। अगर सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स नहीं की है तो इट हैज बीन सीवियरली डेबिलिटेटेड। ठीक है ना सर। और जब ऐसा होता है तो सबॉर्डिनेट लीडरशिप जो होता है आदि, इट्स इनकेपेबल ऑफ टेकिंग अ मैक्रो व्यू ऑफ थिंग्स। वो उसका जो व्यू होता है वो माइक्रो व्यू होता है। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी जब कोलैप्स करता है, तो जैसे इंटेलिजेंस का हेड इनका वो गया, तो प्रॉक्सीज भी है, जो इनके प्रॉक्सीज हैं जो बच गए, हिजबुल्ला वगैरह, वो भी अपने ऑटो मोड में चले गए। ठीक है ना सर। सो अब हमारे यहाँ क्या है कि मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि एज फार एज द यूएस इज कंसर्न, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स जो है आर टोटली अलाइंड विथ इजरायली ऑब्जेक्टिव्स, but they also have additional objectives being a regional and a global power. समझ गए सर। तो मैं शुरू दिन से कह रहा था कि ये जिस दिन होर्मुज पे कंट्रोल हो जाएगा इनका, उस दिन जो ये है युद्ध समाप्त हो जाएगी। ठीक है। एंड ईरान विल ऑल्सो कैपिचुलेट। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है सर, वो यूएस के लिए इट इज क्रिटिकल फॉर रीजनल प्रेजेंस, for regional influence, petrodollars, global energy architecture, इस सब का अगर
लिंचपिन अगर आप देखेंगे ना सर, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो भी यूएस बेसिस है सऊदी अरेबिया में और बाकी तमाम गल्फ स्टेट्स में, उनका सिक्योरिटी तो छोड़ दीजिए, उनका जो आर्थिक और राजनीतिक वजूद ही खतरे में हो जाएगा अगर ये मैरीटाइम आउटलेट और मैरीटाइम मतलब को ये रोक के रखा गया, और मैरीटाइम ब्लैकमेल बिकम्स अ परमानेंट फीचर और परपेचुअल फीचर, ये खत्म हो जाएगा ये स्टेट्स। तो पर्शियन गल्फ रीजन में ईरान का आइडियोलॉजिकल, डेमोग्राफिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन या हेजमनी को का बैलेंसर अभी तक बैलेंसर का काम किया, अगर कोई देश बैलेंसर का काम किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो मैरीटाइम जो डायमेंशंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, इट इज नॉट ओनली जस्ट दैट वाटर बॉडी, इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू द वेस्टर्न इंडियन ओशन, अरेबियन सी, रेड सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है ना, वो पूरे मैरीटाइम आर्किटेक्चर का वो पार्ट है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सुएज कैनाल। अब लोग तो भूल जाते हैं कि इसी ईरान ने किस तरीके से ये एक तरह का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो ये 2023 में ही हो गया था सर, जब रेड सी पर ये हुतीस को इन्होंने अनलीश कर दिया था वेसल्स को अटैक करने के लिए। बिटवीन अक्टूबर 2023 and March 2025, the number of passages of ships through the Red Sea and Suez Canal had dropped by 55%. You know how much India lost? $30 billion because of contraction of exports. ठीक है सर? तो ये बताइए, ये जो बेवकूफ लोग कह रहे हैं कि कल वो चला रहे थे आपके कई मीडिया चैनल्स कि उसने तो बोला है हम टोल टैक्स लेंगे, ईरान जीत गया जी, जीत गया, टोल टैक्स लेगा, हाँ, हमको भी बोला है देगा, ठीक है, उसी का हिस्सा, ठीक है। तो क्या है ये वॉर टाइम मिलिट्री कोअर्शन को, ये मतलब अमेरिकन उसको परमानेंट रेवेन्यू मतलब स्ट्रीम बना देंगे हैं ईरान के लिए, ये सोचने वाली बात है यार। और तब तो मतलब अगर ये हो गया मान लीजिए, तब तो सारा जो कैंपेन जो है अभी तक मिलिट्री कैंपेन चला है, वो तो सब एवरीथिंग वुड बी निगेटेड। अरे भैया कुछ दिमाग लगाओ। और तभी मैंने एटलीस्ट 2 टीवी चैनल्स पे बोला कि जिस दिन ये आपकी खबर सही हो जाएगी ना, साबित हो जाएगी, मैं टेलीविजन पे आना बंद कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाइए। दुनिया में बहुत सारे स्टेट है, हमारे बगल में है मलक्का स्टेट है, एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट इट इज 1 to 2 kilometers। तो हम मलक्का स्ट्रेट सिंगापुर बंद कर देगा, ठीक है, इंडोनेशिया बंद कर देगा, वो लॉम्बुक स्ट्रेट बंद कर देगा, ताइवान जो है वो ताइवान स्ट्रेट बंद कर देगा, ठीक है, ब्रिटिश जो है और ये वो जिब्राल्टर स्ट्रेट बंद कर, क्या बकवास है यार ये। दूसरी है सर कि अब मुझे लगता है आदि कि जो ये सीज फायर और ह्यूमन चेन, इनका आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये ह्यूमन चेन क्या था सर, मैंने क्यों बोल रहा था कल की लड़ाई खत्म हो गई, एक्चुअली में लड़ाई कल खत्म हो गई थी, ठीक है सर। ये इमोशनल अपील था टू द वर्ल्ड, ठीक है सर,
और एक तरह सा अमेरिकन को इमोशनल ब्लैकमेल था। जब इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल आपको कोई करे, तो यू हैव टू बी फुल हार्डी टू गो इन फॉर an offensive campaign, destroying objectives or targets that you have selected. ठीक है सर, and causing mass casualties, giving your enemy the upper moral hand. ठीक है, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दे आर क्वाइट यूज टू किलिंग देयर ओन पीपल। वो तो वो कोई बुरका नहीं पहना तो उसके लिए भी मार देते हैं। ठीक है ना, उसके लिए कोई, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो प्रोबेबली द अमेरिकन डिसाइडेड कि लेट्स पोस्टपोन the campaign and engage the objectives at a more suitable date and time। और उसके लिए ये इसका जो ये करना था, ये सब चला ड्रामा जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हमेशा होता है। इन एनी कॉन्फ्लिक्ट देयर इज बैक चैनल डिप्लोमेसी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या अमेरिकन तालिबान के साथ कहां शुरू किया उन्हें? वो दुबई में नहीं बात कर रहे थे? वहां पे पाकिस्तान मैसेंजर का काम नहीं कर रहा था? याद कीजिए ना। अभी क्या स्टेटस हो गया है पाकिस्तान का वीजा भी अब तालिबान। तो ये देखिए, ये जहां तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज का सवाल है और ह्यूमन चेन का, अभी ये क्या कि नहीं नहीं नहीं, अब सब कुछ ये हो जाएगा सर। अकॉर्डिंग टू द मैरीटाइम ट्रैफिक डाटा, अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज में 426 टैंकर इन दैट स्मॉल वाटर बॉडी, 34 एलपीजी कैरियर्स, 19 एलएनजी शिप्स वहां पर हैं, फंसे हुए हैं, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू गेट आउट। गेट इन का तो अभी कुछ कोई सवाल ही नहीं, मतलब ये है सर। तो दैट इज वाई दे पोस्टपोन इट टू अ लेटर डेट। अब आदि ये हम बातचीत कर रहे थे कि कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ इन्फ्लुएंसर्स वो दिन रात लगे हुए हैं, मतलब स्पिन डॉक्टरिंग करने में। कल भी वो स्पिन डॉक्टरिंग कर रहे थे, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने, सबको मालूम है कि उन्होंने ऐसी पलटी मारी जो कि पहले वो नेशनलिस्ट का वो चोला ओढ़े रहते थे, कि वो हैरानी की बात है। तो वो भी मैं आपको डिसाइफर करके दे दूंगा, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। आप एक चीज देखिएगा सर, कि जो एंटी मोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वही प्रो ईरान और एंटी अमेरिका, वही प्रो ईरान और एंटी अमेरिका कॉन्स्टिट्यूएंसी बना हुआ है। सेम कैरेक्टर्स। सब वॉरफेयर के एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल। ठीक है सर। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आप देखा, आप कोई मीडिया चैनल देख लेना, अरब वर्ल्ड के इंपेरेटिव्स का और इसराइल का तो कोई जिक्र नहीं। इसराइल का वो जिक्र नहीं करते, क्योंकि वहां पर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। ठीक है ना। जबकि यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, वेस्ट एशिया में अगर उनका कोई पिविट है, स्ट्रेटेजिक पिविट है, तो वो है इसराइल। आप समझ रहे हैं बात। ईरान जो है वो यूएस से नहीं लड़ रहा सर। क्या किया है यूएस मेनलैंड को?
वो एक्चुअली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे हैं उसको? द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ ग्लोबल एसेट, इट इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। उसको लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। और वो उसी तरीके है सर कि हिंदी पिक्चरों में जैसे पहले होता था ना कि माँ कब्जे में है। नहीं नहीं, वो हिंदी पिक्चर में विलेन जब सब कुछ खत्म हो जाता था और कुछ नहीं बचता था, तो फिर वो उसकी माँ को ले आता था, तुम्हारी माँ हमारे कब्जे पर, माँ के ऊपर में चाकू लगाया रहता था, हथियार फेंक दो नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को उड़ा दूंगा। तो वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो माँ का रोल कर रही है। अब माँ जो है वो कहती है हिंदी पिक्चरों में कि बेटा मेरी परवाह ना करो, लेकिन इस दरिंदे के आगे हथियार मत डालना, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ ये जो कुछ मीडिया हाउसेज और कुछ ये इन्फ्लुएंसर, कुछ फौजी भी हैं इसमें, वो तो इस दरिंदे का ही गुण गा रहे हैं। तो आपको भाई साहब, आपका तो अप्रोच होना चाहिए था कि ईरान को हमने इस युद्ध में अ, जो ईरान को उनको समझाना चाहिए था कि भैया ये तो ग्लोबल एसेट है, इसको मत छेड़ो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? और अगर तुम बाज नहीं आए तो हम सब मिलके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारा भी तेल आता है, हमारा भी गैस आता है, सबका वहां से आता है। तो ये तो वर्ल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना कि उसको बोले कि तुम ये हमारी जो ये संपदा जो है, ये ग्लोबल संपदा, इसको मत छोड़ो छेड़ो। तो आप बताओ ट्रंप ने क्या गलत कहा नाटो कंट्रीज को? क्या कहा? उसने कहा कि भाई तेल चाहिए तो तुमको भी तो कार्रवाई करना चाहिए इस पे। सारा रास्ता मैं साफ करूं और तुम मजे लो। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी कैसे की गई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए सर क्या है, ये कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर 7 के बाद पूरे अमेरिका, ये अमेरिकन सिटीज में, वहां के यूनिवर्सिटीज में, वहां भी कुछ मीडिया हाउसेस ने, आ, लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। हार्वर्ड जैसे जगह पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए, ठीक है ना? एंटी इसराइल, इसराइल प्रो हमास, प्रो हमास। और जो अक्टूबर 7 को जिन दरिंदों ने जो कार्रवाई की थी हमास का, उसको बिल्कुल ऑब्सिफिकेट कर दिया गया था। और जो परपट्रेटर जो था उसको विक्टिम बना दिया था सर। कौन पैसा दे रहा था इनको, आपको मालूम है? जॉर्ज सोरस। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां कौन पैसा दे रहा है? और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं सर। 3 सितंबर 2018, मोहम्मद जावाद जारिफ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ईरान के पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन में उसने कहा कि ही एडमिटेड कि वो क्लोजली उन्होंने काम किया है जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ। एजेंडा एंटी इजराइल एजेंडा, ठीक है ना सर? 2016 में
जॉर्ज सोरस ने मिलियंस खर्च किए थे, मतलब डोनेशन दिया था पैलेस्टीनियंस को और कुछ एंटी इजरायली ऑर्गेनाइजेशंस को, टू टू डीलेजिटिमाइज इसराइल। ठीक है ना सर? उसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है आपको ब्रेकिंग द साइलेंस, न्यू इजराइल फंड। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है इनको, who's paid them? और इनको जो कागज आ रहे हैं ना, 10 पॉइंट 15 पॉइंट प्रोग्राम, इट हैज बीन डिबंक्ड बाय ऑथर्स देमसेल्व्स ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, वो इनको पाकिस्तान, ये जो ईरानियन एम्बेसी इनके डेस्क पे पहुंचा देता है। और ये है सर। तो वेरी क्लेवरली दे हैव मेड इट, यू नो, एंटी अमेरिकनिज्म और ये वो करके। ठीक है ना सर? तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त रखता हूं। आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप, या कुछ ऐसे आप नहीं मुझसे मेरे डिस्कस करना मे, चाहते हो? मेरा तो एक ही है सर कि ये लोग इनको जान के फेंका है बस के नीचे, और कुछ नहीं है। दैट्स समथिंग दैट इज नाउ कमिंग आउट प्रीटी क्लियरली। दे बीन थ्रोन अंडर द बस पर्पसफुली। कोई फर्क नहीं, नहीं आज पड़ता भी पाकिस्तान। नहीं, कल कल ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ईरान जीत गया जी, जीत गया जी, जीत गया जी, जीत गया। आज पता नहीं आज क्या बोलेंगे ये। हम्म, अरे किसके खिलाफ जीता? इसराइल के खिलाफ जीत गया। इसराइल ने तो ठोक दिया उसको, हिजबुल्लाह को। क्या जीत गया? हम्म। मतलब कहाँ है? एक ग्लोबल एसेट को पकड़ के रखा हुआ है, ईरान जीत गया। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। लेट इट बी एक्स वाई जेड एनी कंट्री। कल को कोई स्टेट, मलक्का स्टेट लेके बैठ जाए, हम कहेंगे ठीक है यार, हम तुम्हारे सपोर्टर है, लेकिन ये काम तुम गलत कर रहे हो। ये हमारे देश में इंपैक्ट कर रहा है। ये भूल गए रेड सी का क्या हुआ था? ये ये ऐसे बेशरम लोग हैं, इनको इन्होंने इस बात को कन्वीनियंटली दे हैव इग्नोर्ड, फॉरगॉटन कि हमास का बहुत बड़ा फुटप्रिंट्स था ये पहलगाम में जो हुआ। पूरी कश्मीर की जो टेररिज्म की जो टेक्निक थी, दैट वाज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द पैलेस्टीनियंस, इंक्लूडिंग द टर्म इंतफादा। ये कैसे बेशरम लोग हैं यार? और कहेंगे मैंने यहां सर्व किया, मैंने वहां सर्व किया, मैंने वो किया। क्या किया? सर्व किया क्योंकि वहां तुमको भेजा गया था। जो पत्थरबाजी जो वहां पर हुई, छोटे छोटे बच्चों को जो पत्थरबाज बनाया गया, दैट वाज आल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हमास एंड द पैलेस्टीनियंस। तो हम क्या करें? मतलब अमेरिकन ने बॉडी बैग्स, ट्रुप बूट्स ऑन ग्राउंड, ठीक है ना? वो कुछ ऐसे वोकैबुलरीज इनके होते हैं, और उसको कहीं पर जाकर वो कहीं भी उसको इस्तेमाल करते रहते हैं ये लोग। मतलब इनका ये है, अरब वर्ल्ड घुटने टेक दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपके भी जहाजों से $1 मिलियन किराया ले ले, उसके बाद कोई चला जाएगा जी हमारे पूर्वज तो शिया थे, वो शिया ब्राह्मण थे, चलिए हम आपको $1 मिलियन हम माफ करवा देंगे। ठीक है, आप तो बहुत बड़ी सभ्यता थे। आपकी सभ्यता में तो शुरू से ही टोल टैक्स लिया जा रहा है। आपकी सभ्यता में आप ही के पूर्वज।
सॉरी, हो गया सर, नो प्रॉब्लम। एक मिनट। हाँ, हम्म। मैं कह रहा था कि आप ही के पूर्वज 1739 में आए थे, बड़े प्यार से हमारे महिलाओं को अपने अपने साथ ले गए थे, ठीक है ना। कुछ हमारे नालायक लोग ने, मराठा और सिख्स ने, वो महिलाओं को रेस्क्यू किया, इतना लूट के आपके पूर्वज ले गए थे यहां से कि 4 साल तक नादिर शाह को टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और यही नहीं, आपके पूर्वज उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आया आप, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक जनरल होता था। तो हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हमारा तो सिविलाइजेशनल लिंक है। वाह रे, कमाल हो यार, कमाल। लेट्स सी सर, होता क्या है। आई मीन दिस इज गोना बी वन हेल ऑफ अ राइड गोइंग फॉरवर्ड एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक, प्लीज सपोर्ट द चैनल एज वेल। डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड प्लीज जॉइन आवर ग्रुप्स। एज ऑलवेज सर, प्लेजर एंड एन ऑनर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।